हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज अंकित एंड वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो आज हम अपना एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन से इस पॉइंट से आएंगे वो सारे क्वेश्चंस हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा सॉलिड स्टेट, मतलब कि आज हम सॉलिड स्टेट की कहानी पढ़ने वाले हैं। एक कहानी बेटा जी आपकी क्लास 11 से स्टार्ट हो गई थी। जब आप क्लास 11th में थे तो आपने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था स्टेट ऑफ मैटर। जब स्टेट्स ऑफ मैटर की बात हम कर रहे थे तो हम जानते हैं कि जनरली जो मैटर होते हैं वो हमारे पास तीन तरीके के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इन जनरल और भी हमारे पास स्टेट्स होती हैं। प्लाज्मा स्टेट की बात करें हम, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट की बात करें या फर्मी नोइस कंडेंसेट की बात करें, लेकिन हमारा जो डिस्कशन है आज का वो जनरल स्टेट्स पर डिपेंडेंट है। तो वहीं पर क्या था कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो स्टेट्स होती हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस की कहानी बेटा जी हमारे पास रहती है। बहुत ध्यान से समझो इस बात को। अब अगर मैं तुमसे बात करूं तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। अच्छा, मैं अगर इनमें तीनों में पूछूं कि ये जो तीनों को मैंने डिफरेंशिएट किया है, इन तीनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो आप बताओगे कि सर इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का डिफरेंस है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का डिफरेंस है, मतलब कि जब तक कोई चीज सॉलिड में एग्जिस्ट कर रही है तो उसका मतलब ये कि जो पार्टिकल्स के बीच का डिफरेंस जो है, जो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स, वो अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होगा। लिक्विड कब होगा? जब पार्टिकल्स के बीच में जो मॉलिक्यूलर फोर्स है वो थोड़ा सा वीक हो जाए, पार्टिकल्स दूर दूर हो जाए। और गैस स्टेट की कहानी में क्या रहता है कि उनके बीच का जो मॉलिक्यूलर फोर्स रहता है बेटा जी वो बहुत कम रहेगा। अगर वो बहुत कम है तो पार्टिकल्स बहुत दूर होंगे, और पार्टिकल्स बहुत दूर होंगे तो वो गैस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। चलो, अब मैं अगर एक बात आपको बताऊं, हम जानते हैं कि सर हमारे पास तीन तरीके के बॉन्ड्स होते हैं। एक हम आयोनिक बॉन्ड की बात करते हैं, दूसरा हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, या फिर हमारे पास एक और तरीके का बॉन्ड होता है विच इज कॉल्ड वंडर वॉल फोर्सेस, जिसको हम कहते हैं, या वंडर वॉल बॉन्ड्स जो हमारे पास बनते हैं। वंडर वॉल को हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर यहां पर डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन की कहानी होती है, यहां पर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल की कहानी होगी, यहां पर लंडन डिस्पर्जन फोर्स की कहानी होगी, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट भी हमारा वंडर वॉल बॉन्ड्स के अंदर आता है। अब अगर मैं इन तीनों को रिलेट करूं, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि सर आयोनिक बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। अगर कहीं भी पार्टिकल्स के बीच में आयोनिक बॉन्ड की कहानी होगी तो वहां पर पार्टिकल्स बहुत पास में होने चाहिए। अगर वो पास में होंगे तो कहने का मतलब कि वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे। मैं कोवेलेंट पे आऊं तो वो आयोनिक से कम ज्यादा स्ट्रेंथ के होते हैं। अगर उनकी स्ट्रेंथ कम है तो उनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़े से कम होंगे। और वंडर वॉल बॉन्ड बहुत ज्यादा वीक होते हैं, इसलिए उनका जो मॉलिक्यूलर फोर्स होता है या उनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो बहुत कम होगा। तो अगर मैं यहां से यहां टॉप टू बॉटम जा रहा हूं तो मैं कह सकता हूं कि सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है हमारे वो बेटा जी डिक्रीज हो रहे हैं। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज हो रहे तो हम कह सकते हैं कि सर आयोनिक बॉन्ड तो हमेशा सॉलिड बनाने चाहिए। और जनरली आयोनिक क्या होते हैं, जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जब मैं आयोनिक बॉन्ड के बाद कोवेलेंट पे पहुंचा तो कोवेलेंट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से उसे लिक्विड स्टेट में जाना चाहिए। और उससे नीचे जैसे ही बेटा जी मैं वंडरवॉल फोर्सेस की तरफ गया तो वंडरवॉल फोर्सेस की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और वीक हो गया, और जैसे ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो गया तो उसे गैस स्टेट में आना चाहिए। लेकिन कुछ कहानियां बदल जाती हैं। वो कैसे? आप बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स जानते हो जिनके अंदर आयोनिक बॉन्ड का कांसेप्ट होता है, आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की कहानी होती है, वहां पर सॉलिड बनते हैं। जैसे आपने NaCl पढ़ा होगा, आपने KCl की कहानी देखी होगी, आपने बहुत सारे और भी एग्जांपल्स देखे होंगे, आपने CaCl देखा होगा, आपने कैल्शियम फ्लोराइड देखा होगा। ये सारे वो एग्जांपल्स हैं जिनके बीच में आयोनिक इंटरैक्शन की कहानी होती है, और इसलिए ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं सारे के सारे। तो यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सर इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रांग है तो सॉलिड में आने चाहिए। लेकिन जब मैं टॉप टू बॉटम जा रहा हूं तो बेटा जी बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके बीच में कोवेलेंट कैरेक्टर की कहानी होगी, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा सॉलिड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप
डायमंड को भी बहुत अच्छे से जानते होगे, डायमंड के बाद आप ग्रेफाइट की कहानी भी बहुत अच्छे से जानते होगे, आप क्वार्ट्ज की भी कहानी बहुत अच्छे से जानते होगे बेटा जी। इन सारे जितने भी मैंने ये डायमंड ग्रेफाइट्स बनाए हैं, इन सब में आप देखोगे कि इनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड की कहानी होती है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किस कंपाउंड की, तो आप बता दोगे सर डायमंड में पार्टिकल्स बहुत पास में रहते हैं, इतनी पास में कि आयोनिक बॉन्ड का कोई कंपाउंड इतनी पास में नहीं रख पाता। तो कहने का मतलब कि यहां पर कुछ तो गड़बड़ है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अकॉर्डिंग काम नहीं चल रहा आपका। और एग्जांपल देखते हैं, अगर मैं वॉन डेर वाल्स बॉन्ड को लेकर आया कि मानो कि कोई ऐसे कंपाउंड्स है जिनके बीच में वॉन डेर वाल्स इंटरेक्शन है, उनका होना चाहिए, क्योंकि वॉन डेर वाल्स इंटरेक्शन की वजह से पार्टिकल दूर रहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम रहेगा, उसे गैस स्टेट में एग्जिस्ट करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास ऐसे भी होते हैं जिनके बीच में वॉन डेर वाल्स फोर्सेस होंगे, स्टिल वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और उसका एग्जाम्पल बहुत फेमस आयोडीन है। तो यहां पर एक चीज तो क्लियर हो रही है कि सर जो हम सॉलिड लिक्विड गैस की बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस कहानी पे डिपेंडेंट नहीं है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि कब कौन सॉलिड में रहेगा, कब कौन लिक्विड स्टेट बनाएगा और कब कौन गैस स्टेट बनाएगा। तो यहां पे कुछ और भी कहानी है, तो मैं अब आपको समझाता हूं कि एग्जिस्टेंस ऑफ सॉलिड का मुद्दा क्या है, कि कब सॉलिड एग्जिस्ट करेगा। तो देखो, सॉलिड के एग्जिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, अगर हम बात करें एग्जिस्टेंस ऑफ सॉलिड, एग्जिस्टेंस ऑफ सॉलिड की अगर मैं बात करूं, तो बेटा जी सॉलिड का जो एग्जिस्टेंस है, मानता हूं वो डिपेंडेंट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर, ठीक है, एक फैक्टर है उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन ये एकमात्र फैक्टर बेटा जी सारी कहानी को सॉल्व नहीं कर पा रहा। यहां पर एक और फैक्टर होता है जो सॉलिड के एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करता है, वो होता है हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का अरेंजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही आपने देखा कि कोवलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड्स के अंदर कोवलेंट बॉन्ड की कहानी है, लेकिन उनका अरेंजमेंट इतना अच्छा है जिसकी वजह से वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। हमने आयोडीन की कहानी देखी कि सर उनके बीच में वॉन डेर वाल्स फोर्सेस की कहानी है, स्टिल वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि उनके जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो बहुत स्पेसिफिक है। तो कहने का मतलब कि अगर कोई भी सॉलिड एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके पीछे दो रीजंस रहते हैं, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, और दूसरा रीजन है बेटा जी हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल का। तो जो सॉलिड स्टेट हमें एक्चुअली में पढ़नी है, उस सॉलिड स्टेट की कहानी में बेटा जी हमें अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, क्योंकि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे आप किसी भी सॉलिड के बारे में बहुत सारा डेटा मुझे दे सकते हो। सोचो कि ये सॉलिड स्टेट हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये तो हमने देख लिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाई वी रीड सॉलिड स्टेट, तो बेटा जी होता क्या है कि मेरे पास कोई भी अननोन सॉलिड है, ये मेरे पास कोई भी अननोन सॉलिड है, और इस अननोन सॉलिड की अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज को जानना चाहता हूं, अगर मैं इस अननोन सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज को जानना चाहता हूं, तो बेटा जी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को जानने के लिए आपको उस पार्टिकल का अरेंजमेंट पता होना चाहिए। मतलब कि उस सॉलिड में किस तरीके का अरेंजमेंट अगर आपको ये पता चल गया, तो उसके अरेंजमेंट के बिहाफ पर हम उस फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी सारी पता कर लेंगे, तो हमें उस अननोन सॉलिड के बारे में बेटा जी बहुत सारा डेटा मिल जाएगा। तो यहां पे मुद्दा यही है कि अगर मुझे ये पता करना है तो आपको अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल पता होना चाहिए कि किसी भी सॉलिड के अंदर पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या है, और ये पता कर लिया तो सोचो कि नॉन सॉलिड का डेटा आपके पास आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़ने की बात बताएं तो इसके बाद अब हम बेटा जी एक एक करके सारी कहानी पढ़ते हैं सॉलिड की। हमें यह पता चल गया कि सॉलिड के एग्जिस्ट होने के पीछे दो रीजंस रहते हैं, एक उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। और फिर हमने देख लिया कि ये जो सॉलिड स्टेट है इसको हम पढ़ क्यों रहे, बिकॉज अगर मेरे पास कोई भी अननोन सॉलिड है और उस अननोन सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज को अगर मुझे पता करना है, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को पता करने के लिए मुझे सॉलिड का
अरेंजमेंट देखना पड़ेगा कि पार्टिकल किस तरीके से अरेंज है, और ये अगर मैंने पता कर लिया तो बेटा जी अननोन सॉलिड्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को मैं वहां से डिस्कस कर सकता हूं। तो अब कहने का मतलब सारा का सारा मुद्दा हमारा अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल पे ही है। अब मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले कि जो हमारे पास सॉलिड है उस सॉलिड का क्लासिफिकेशन करता हूं। बहुत ध्यान से समझो, उस सॉलिड का बेटा जी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर एक चीज को मैं कई तरीके से क्लासिफाई कर सकता हूं, मतलब कि यहां पर जो सॉलिड का क्लासिफिकेशन है वो किसी कुछ ना कुछ बेस लूंगा मैं और उस बेस के बिहाफ पर मैं उसे क्लासिफाई करूंगा। तो बेटा जी यहां पर जो सॉलिड का क्लासिफिकेशन है वो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल के बिहाफ पर ही हो रहा है। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल के बिहाफ पर ही हम सॉलिड को क्लासिफाई करते हैं। और अगर इस मुद्दे पर हम जाएंगे तो बेटा जी सॉलिड हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा विच इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं अमोर्फस सॉलिड। एक हमारे पास है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है बेटा जी मेरे पास अमोर्फस सॉलिड। अब बात आती है कि सर क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड के बीच में डिफरेंस क्या है, क्या क्या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर डिफरेंस होते हैं, वो सारी चीजें हम यहां डिस्कस करने वाले हैं। और यहां से भी डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में, कभी पूछ लेता है वो कि बताओ क्रिस्टलाइन और अमोर्फस के बीच में किस फिजिकल प्रॉपर्टीज के बीच में क्या डिफरेंस आने वाला है। तो सबसे पहले मैं इसकी कहानी स्टार्ट करता हूं, बहुत ध्यान से देखो। अगर मैं पहले एक्सप्लेन करूं कि सर क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड में क्या डिफरेंस है, तो बेटा जी सबसे पहला डिफरेंस कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे उनके अंदर जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रहता है वो एकदम रेगुलर होगा, एक पैटर्न में होगा। मतलब कि यहां पर हम लिख सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होगा इन क्रिस्टलाइन सॉलिड आर स्पेसिफिक, एकदम स्पेसिफिक होगा, रेगुलर, या हम उसे कह सकते हैं कि कैसा होगा, एकदम रेगुलर होगा। और अगर मैं इसी बिहाफ पर अमोर्फस को डिस्टिंग्विश करूं क्रिस्टलाइन के साथ, तो यहां पर जो बेटा जी पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है, यहां पर जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होगा वो अरेंजमेंट कैसा होता है, एकदम इररेगुलर मिलेगा आपको, एकदम इररेगुलर या फिर अनस्पेसिफिक होता है। इस बात को और अच्छे से अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ध्यान से समझो कि मान लो कि ये मेरे पास एक सॉलिड है, ये मेरे पास बेटा जी एक सॉलिड है, और ये मैं बात कर रहा हूं कि ये मेरे पास एक अमोर्फस सॉलिड है। बहुत ध्यान से देखो, ये मेरे पास एक अमोर्फस सॉलिड है, और यहां पर मैं कोई AB टाइप का सॉलिड ले ले रहा हूं। जैसे NaCl एक सॉलिड है तो Na+Cl नेगेटिव, ऐसे यहां पर मैंने क्या करा, AB टाइप का कोई सॉलिड ले लिया। तो यहां पर जो अरेंजमेंट होगा, क्योंकि एकदम स्पेसिफिक अरेंजमेंट है, एकदम रेगुलर अरेंजमेंट है, तो A के बाद B के बाद A, फिर A के बाद B के बाद A, मतलब एक एक करके एक पैटर्न में वहां पर अरेंजमेंट किया जाएगा पार्टिकल का। और अगर हम अमोर्फस सॉलिड की बात करें तो वहां रैंडम अरेंजमेंट होता है, A कहीं भी हो सकता है, B कहीं भी हो सकता है। मतलब इस तरीके से A, मतलब A कहीं भी, B कहीं भी, एकदम रैंडम अरेंजमेंट की अगर कहानी है तो उसको हम अमोर्फस सॉलिड कहते हैं। और अगर पार्टिकल का अरेंजमेंट बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है तो उसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। बहुत सीधे से और भी मतलब से समझा सकता हूं कि जैसे हमारे पास 2 कलर की फुटबॉल्स है और मुझे अपने एक रूम में फुटबॉल्स को बहुत अच्छे से भरना है। मतलब मैंने क्या करा कि एक रेड कलर वाली फुटबॉल को रखा, फिर उसके बाद ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड, इस तरीके से भर दिया। दूसरा तरीका मेरे पास क्या है कि बाहर रूम से मैंने रैंडम बॉलों को फेंकना स्टार्ट कर दिया। मतलब ब्लैक कहीं जा रही है, रेड कहीं जा रही है, तो इस तरीके का अरेंजमेंट जो है कि आपने बाहर से रैंडम फेंक दी तो उसको हम अमोर्फस सॉलिड कहेंगे। और अगर आप एक एक बॉल को बहुत अच्छे से एक रूम के अंदर लगा रहे हो, ब्लैक के बाद रेड, रेड के बाद ब्लैक, तो उस अरेंजमेंट को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। अगर मैं अमोर्फस सॉलिड्स के एग्जांपल की बात करूं तो आप बहुत सारे एग्जांपल्स जानते होंगे, जैसे रबर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, ये सारे एग्जांपल्स हमारे अमोर्फस सॉलिड के हैं। और अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल्स हैं। जैसे कोई लोहे का टुकड़ा, वो भी हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है। NaCl क्रिस्टलाइन सॉलिड है, CaCl क्रिस्टलाइन सॉलिड है। बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड के होते हैं। तो ये तो बेटा जी मेरे पास एक अरेंजमेंट का डिफरेंस था कि क्रिस्टलाइन के अंदर रेगुलर अरेंजमेंट होगा और अमोर्फस के अंदर रैंडम अरेंजमेंट होगा। तो एक डिफरेंस तो ये है। अगर मैं और डिफरेंसेस की बात करूं कि सर क्रिस्टलाइन और अमोर्फस के अंदर
और कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं तो वो हम समझते हैं बहुत ध्यान से कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं बेटा जी, ये हमेशा हार्ड इन नेचर होते हैं, नेचर में थोड़े से हार्ड एग्जिस्ट करते हैं, और जितने भी अमॉर्फस सॉलिड्स होंगे ये सॉफ्ट होते हैं नेचर में, सॉफ्ट इन नेचर। अब बात ये आएगी कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड बहुत ज्यादा हार्ड होंगे या अमॉर्फस सॉलिड सॉफ्ट होंगे। तो ध्यान से समझो, मैंने अभी बताया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल का वो एकदम स्पेसिफिक रेगुलर होगा, मतलब आप एक एक करके बॉल को अरेंज करोगे। और दूसरा तरीका अमॉर्फस के अंदर कि रैंडम आप बॉल को बाहर से फेंकते जाओ, जो बॉल जहां जा रही है ठीक है। तो दिमाग लगाओ कि दोनों अरेंजमेंट में मैं पूछूं रूम के अंदर नंबर ऑफ बॉल ज्यादा किसमें होंगी, तो क्रिस्टलाइन में, बिकॉज आपने बहुत अच्छे से लगाई है, रैंडम फेंकोगे तो उनके बीच में गैप्स ज्यादा रह जाएगा। तो नंबर ऑफ बॉल इस रूम के अंदर या फिर किसी क्रिस्टल के अंदर उस पार्टिकल्स का होगा जहां पर क्रिस्टलाइन टाइप का अरेंजमेंट होगा, एकदम स्पेसिफिक अरेंजमेंट होगा। तो अब ये तो बात क्लियर है कि सर क्रिस्टलाइन के अंदर नंबर ऑफ बॉल ज्यादा आएंगी रूम के अंदर। अगर नंबर ऑफ बॉल ज्यादा आएंगी तो जो बॉल्स के बीच का डिफरेंस होगा वो कम होगा और फोर्सेस ज्यादा हो जाएंगे। और अगर कोई भी सॉलिड हार्ड होता है तो उसके पीछे एक ही रीजन है कि वो बहुत पास में होते हैं उनके पार्टिकल्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास में होंगे, इसलिए वो नेचर में हार्ड एग्जिस्ट करते हैं। और अमॉर्फस में रैंडम अरेंजमेंट की वजह से पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा गैप रह जाएगा और उस गैप की वजह से बेटा जी क्या होगा कि वहां पर थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ जाएगी। तीसरे अगर हम डिफरेंस की बात करें तो जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो बेटा जी उनका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की कहानी होती है वो एकदम शार्प होते हैं, एकदम शार्प बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होंगे। और अगर मैं इसी तरीके से अमॉर्फस सॉलिड की बात करूं तो बेटा जी अमॉर्फस सॉलिड के अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की कहानी होती है वो ओवर द रेंज वर्क करती है। वो कैसे वर्क करती है? ओवर द रेंज वर्क करती है। इस बात को एक्सप्लेन करते हैं कैसे। मान लो कि मैंने एक लोहे का टुकड़ा ले लिया और उस लोहे के टुकड़ों को बेटा जी मैंने हीट करना स्टार्ट कर दिया। मान लो कि आयरन का या जो भी मेरे पास मटेरियल है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, उसका एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट मान लो 2000 डिग्री सेल्सियस है, एज्यूम कर लो इस वैल्यू को। अब मैं क्या करूं कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 2000 डिग्री सेल्सियस है, मैं इसे हीट कर रहा हूं। जब ये 1900 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तब भी बेटा जी ये सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करेगा। 1950 में भी सॉलिड स्टेट में ही, 1999 पर भी बेटा जी ये सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट कर रहा होगा। लेकिन जैसे ही आप 1999 डिग्री सेल्सियस को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करोगे तुरंत ही ये मेल्ट हो जाएगा, तुरंत ही मेल्ट हो जाएगा। तो देखो कितना शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। 1 डिग्री सेल्सियस के डिफरेंस से भी वो मेल्ट नहीं हो रहा था। तो ये क्या होते हैं, जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे उनके मेल्टिंग पॉइंट, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स एकदम शार्प रहते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम अमॉर्फस की बात करें तो मैंने कहा कि उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ओवर द रेंज वर्क करते हैं। कैसे? आपने कांच का टुकड़ा लिया, ग्लास इज एन अमॉर्फस सॉलिड, और अगर वो अमॉर्फस सॉलिड है तो उनके जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो ओवर द रेंज वर्क करेंगे। अब मैं कह रहा हूं कि आप एक ग्लास ले लीजिए और उस ग्लास को हीट करना स्टार्ट कर दो। मान लो कांच को आपने हीट करना स्टार्ट किया, पहले वो रेड हॉट होगा, उसके बाद उसके अंदर सॉफ्टनेस आनी स्टार्ट हो जाएगी, वो सॉफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा, फिर और टेम्परेचर दोगे और ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते रहोगे उसकी सॉफ्टनेस बेटा जी बढ़ती चली जाएगी, वो फ्लूइडिटी में आ जाएगा और फिर एक रेंज हो जाती है कि इसकी फ्लूइडिटी की रेंज मान लो 1000 से लेके 1100 डिग्री सेल्सियस के बीच में। आप एग्जैक्ट नहीं कर सकते कि कब वो मेल्ट हुआ। तो कहने का मतलब कि जितने भी अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ओवर द रेंज वर्क करते हैं। तो दूसरा डिफरेंस ये है। अगर मैं और डिफरेंसेस की बात करूं क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस में बेटा जी, तो और डिफरेंस हमारे पास क्या होता है कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये ट्रू सॉलिड होते हैं और अमॉर्फस सॉलिड को हम ज्यूडो सॉलिड कहते हैं या फिर इनको हम सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से भी जानते हैं। इनको हम सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से भी जानते हैं। बहुत ध्यान से देखो, सुपर कूल्ड लिक्विड। अब सर ये क्या मतलब है कि ट्रू सॉलिड और ज्यूडो सॉलिड का क्या कॉन्सेप्ट है? देखो ध्यान से सुनो कि जैसे बहुत पुराने जो बंगलौज होते हैं उनमें क्या होते हैं कि जो ग्लासेस लगे होते हैं, आप उनको निकाल के देखना कि उनके जो ग्लासेस होंगे उनकी जो ऊपर वाली लेयर हो जाती है वो बेटा जी थोड़ी सी पतली हो जाती है और नीचे से वो थोड़े से मोटे हो जाते हैं। क्यों?
क्योंकि जब बहुत टाइम हो जाता है उस ग्लास को रखे हुए तो ग्लास के जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे की तरफ फ्लो कर जाते हैं ऊपर से। जब ऊपर से पार्टिकल नीचे की तरफ चले जाएंगे तो नीचे जो उसका बॉटम साइड होगी वो बहुत ज्यादा मोटी हो जाएगी और जो ऊपर वाली साइड होगी बेटा जी वो पतली हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर कहीं ना कहीं फ्लूइडिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, और जब फ्लूइडिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है उसके पास लिक्विड नेचर कंसीडर किया जाता है, इसलिए हम उसे सुपर कूल्ड लिक्विड या फिर ज्यूडो सॉलिड्स कहते हैं, मतलब एक परफेक्ट सॉलिड नहीं है वो। तो ये हमारे पास 3 डिफरेंस। और अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो बेटा जी ये जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये एनआइसोट्रॉपी इन नेचर होते हैं, एनआइसोट्रॉपी इन नेचर होते हैं। और अगर हम अमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो ये आइसोट्रॉपी इन नेचर होंगे, आइसोट्रॉपी इन नेचर, नेचर में आइसोट्रॉपी होते हैं। अब पहले आपको यह पता करना पड़ेगा कि सर एनआइसोट्रॉपी या फिर आइसोट्रॉपी की कहानी क्या है, और जब आपको यह पता चल जाएगा तब आप दूसरा क्वेश्चन देखोगे कि सर क्यों क्रिस्टलाइन सॉलिड एनआइसोट्रॉपी होते हैं और क्यों अमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपी होते हैं। तो मैं पहले आपको आइसोट्रॉपी और एनआइसोट्रॉपी की कहानी समझाता हूं। मैं इसको रफ करता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो अब हम देखते हैं कि सर ये एनआइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी की कहानी क्या है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ध्यान से देखो। अब अगर मैं आपसे कहूं कि सर ये था क्रिस्टलाइन जो थे मेरे पास ये एनआइसोट्रॉपी थे, और जो मेरे पास अमॉर्फस थे वो आइसोट्रॉपी इन नेचर थे। क्या मतलब होता है आइसोट्रॉपी का, ध्यान से समझो। एनआइसोट्रॉपी का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी मटेरियल में डायरेक्शन चेंज कर रहे हो और डायरेक्शन चेंज करने की वजह से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर अफेक्ट हो रही हैं तो उसको हम एनआइसोट्रॉपी कहते हैं। और डायरेक्शन चेंज करने से मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टीज पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तब हम उसे कहते हैं आइसोट्रॉपी इन नेचर। तो 2 बातें रिपीट करनी है। हाँ, तो हम देख रहे थे कि एनआइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी की हमने कहानी समझ ली कि सर एनआइसोट्रॉपी में मटेरियल में डायरेक्शन चेंज करने से फिजिकल प्रॉपर्टीज अफेक्ट होती हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो वो एनआइसोट्रॉपी इन नेचर है, और मटेरियल में डायरेक्शन चेंज करने से फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, उसको हम आइसोट्रॉपी कहते हैं। अब सर इसे क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस पर लेके आते हैं कि किस तरीके से कहानी होती है। जब तक क्रिस्टलाइन सॉलिड था तो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में। बहुत ध्यान से देखो, ये मैं पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके सामने बना देता हूं। ये हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, कुछ इस तरीके का सॉलिड है हमारे पास ये, ठीक है। इसी तरीके से अमॉर्फस देख लेते हैं, पहले बना लेते हैं, फिर उसके अरेंजमेंट कर लेंगे पार्टिकल्स का। ये बन गया। हमने देखा था कि बेटा जी जब क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा तो अरेंजमेंट होगा ए बी 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 ए बी। और अगर हमारा अमॉर्फस सॉलिड होगा तो अरेंजमेंट कहीं भी ए बी बी ए बी बी ए बी ए बी बी ए बी ए बी बी। मतलब ऐसा अरेंजमेंट है कि ए कहीं पे हो सकता है, बी कहीं पे हो सकता है। अब ध्यान से देखो इधर, अगर मैं क्रिस्टलाइन, क्योंकि ये कहानी किसकी है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की है, और ये कहानी किसकी है, ये अमॉर्फस सॉलिड की कहानी है। अब ध्यान से देखो कि अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में मैं इस डायरेक्शन में गया, कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा मैं इस डायरेक्शन में गया तो आपको ए बी टाइप का अरेंजमेंट दिख गया, मतलब ए टाइप के पार्टिकल भी हैं, बी टाइप के पार्टिकल भी हैं। मैं अगर बेटा जी इस डायरेक्शन में चला गया तब भी आप देखो कि ए टाइप के पार्टिकल भी हैं और बी टाइप के पार्टिकल भी है, तो यहां पर भी आपका ए बी टाइप का अरेंजमेंट है। लेकिन अगर मैं इस डायरेक्शन में गया तो आपने देखा कि सर इस डायरेक्शन में जाके ए टाइप का अरेंजमेंट है। अगर मैं इस डायरेक्शन में गया तो बेटा जी यहां पर बी टाइप का अरेंजमेंट है। आपने देखा कि सर अगर मैंने किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर डायरेक्शन चेंज करी तो पार्टिकल का अरेंजमेंट चेंज हो रहा है।
और अगर पार्टिकल का अरेंजमेंट चेंज हो रहा है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा जी 100% चेंज होंगी। और मोस्ट ऑफ द देम हम जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कहानी की बात करते हैं। तो यहां पे क्या होगा कि डायरेक्शन चेंज करने पर फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है क्रिस्टलाइन सॉलिड में। लेकिन अगर हम अमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो चाहे आप इस डायरेक्शन में जाओ तब भी आपको ए बी टाइप का अरेंजमेंट मिलेगा, आप इस डायरेक्शन में जाओ तब भी आपको ए बी टाइप का अरेंजमेंट मिलेगा, आप इस डायरेक्शन में चले जाओ तब भी आपको ए बी टाइप का अरेंजमेंट मिलेगा, आप इस डायरेक्शन में चले जाओ तब भी आपको ए बी टाइप का अरेंजमेंट मिलेगा। मतलब कि अमॉर्फस सॉलिड में किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, क्योंकि वो रैंडम अरेंजमेंट था, हर डायरेक्शन में दोनों तरीके के पार्टिकल्स मिल जाएंगे, तो डिफरेंट डायरेक्शन पे जाने पर भी पार्टिकल का अरेंजमेंट सेम है। और अगर ऐसी कहानी है तो उसको हम आइसोट्रॉपी इन नेचर कहते हैं। तो कुल मिला के ये हमारे बेसिक डिफरेंसेस थे क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड के अंदर। तो ये कहानी थी हमारी क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस की, जिसके अंदर हमने जितने भी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थे वो हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसकी आगे की कहानी सीखेंगे कि सर क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर हम किसको पढ़ेंगे, अमॉर्फस सॉलिड आगे पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो क्यों पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो क्यों नहीं पढ़ेंगे। जितनी भी कहानी है हमारी वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस का पूरा कंसेप्ट हो गया। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में आगे की प्रॉपर्टीज हम सारी की सारी पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।